बिल्डर से मैं कितना निगोशिएट कर सकती हूँ अब आप ये बिल्डर से पूछ रहे हैं। एंड किन चीज़ों पे हम निगोशिएट कर सकते हैं? आइडियली नेगोशिएशन के लिए 5 to 6% से ज़्यादा इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग। 5 to 6%? 5 to 6 मतलब 10,000 पर स्क्वायर फुट का बिल्डर बोल रहा है तो आपको मैक्सिमम 10% तक नेगोशिएट करना है। अरे वो तो बहुत कम है, मुझे तो लगा 25% इज ओके, बट आप कह रहे हो रेड फ्लैग है वो। हाँ, क्यों रेड फ्लैग? लेट मी टेल यू द बिल्डर ऑपरेशन साइड। कैश देना भी एक बड़ा रेड फ्लैग। बिल्डर भी पूछते हैं, वो भी गलत है। कैश देना भी गलत है, थोड़ी ना कि बिल्डर का ही मिस्टेक है, कस्टमर का भी मिस्टेक है। क्यों दे रहे भाई? नहीं देना आप भी। तो जब आप कुछ प्रोजेक्ट का कुछ बहुत ज़्यादा डिले हो गया, जब आप कोर्ट में केस डालने के लिए जाते हैं, तब कोई भी आपका कैश रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्या लोग वास्तु में अभी तक बिलीव करते हैं? एंड आपके एक्सपीरियंस में ये रियल एस्टेट मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? हम बिना वास्तु कुछ भी नहीं बना। लाइक हैदराबाद में क्या है, ईस्ट फेसिंग हाईएस्ट डिमांड रहता है, देन कम्स नॉर्थ, देन कम्स वेस्ट, लास्ट इज साउथ। साउथ का अपार्टमेंट आप हैदराबाद, पूरा हैदराबाद में एक भी नहीं देखेंगे। अगर आप चेन्नई गए तो साउथ नंबर 1 प्रेफरेंस। ओह, वहाँ उल्टा चलता है। वहाँ उल्टा चलता है। अरे वाह। हमने भी ग्रोइंग अप वो स्टोरी सुने अपने दादाजी से कि उन्होंने ज़मीन 1 लाख रुपए में खरीदी, उन्होंने उस वक्त बेच दिया एंड अब ये करोड़ों का हो गया है। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है? एंड आज की मार्केट में ये जो 16-17% कैगर का हम पहले सुनते थे, अब अचीवेबल है क्या? मेरे पिताजी 2004 में हैदराबाद के आसपास एक लैंड खरीदा था, 100 एकर्स खरीदा था। 1 एकड़ अराउंड 60,000 to 1 लाख रेंज पे एक्वायर करते आए। और अब रिसेंटली हमने उसमें एक 5% लैंड भेजा, 1 एकड़ 5 करोड़ को। मतलब 20 ईयर्स में 500x रिटर्न आया है। 500 टाइम्स। अगर आप पूछेंगे तो हैदराबाद के आसपास तेलंगाना में ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि तेलंगाना फेयरली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है। ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपको नॉर्थ में ज्यादातर मिलेंगे। नॉर्थ? ज्यादातर नॉर्थ में कहाँ, मुझे बताओ। इन सिटीज़ में जो हमने डिस्कस की, इन सिटीज़ में अगर किसी के पास 1 करोड़ का बजट हो और उनको इन्वेस्ट करना हो, तो फिर वो कौन सी सिटीज़ आप रेकमेंड करोगे? देखिए, 1 करोड़ का बजट मतलब आपको बेस्ट होगा Tier 2 सिटीज़। Tier 2 सिटीज़ एक अच्छा मार्केट होगा। Tier 1 सिटीज़ में थोड़ा सबर्बन लोकेशंस को जाना पड़ेगा। ओके। राइट, प्राइम एरियाज में 1 करोड़ में नहीं मिलेगा। इट इज़ मच मोर कॉस्टलियर देन दैट। सो अब अगर आप वाइजैक देखें, Tier 2 सिटी है। लाइक Tier 1 सिटी, थिंक अबाउट द टॉप 6 or 7 cities ईच हैविंग अ GDP ऑफ अराउंड $75 billion एंड अपवर्ड्स। ठीक है। वो कंट्री का टॉप Tier 1 सिटी से। Tier 2 सिटीज इज समथिंग अराउंड $25 billion to $75 billion का GDP। अगर आप वाइजैक का केस लिए, राइट, पटना $30 billion का GDP है लगभग, वाइजैक का $40 billion GDP है। तो ये सिटीज़ में आपको 1 करोड़ में मिल सकता है, 100% मिलेगा। तो 1 करोड़ में, अब अगेन 1 करोड़ आपका बजट है तो आप लैंड खरीदिए। अच्छा, लैंड खरीदिए। लैंड में वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीन नहीं जाता? वो होता है। अच्छा। 1 करोड़ में अगर आप हाउसिंग में पैसा डालना चाहते हो तो 15 लाख काफ़ी है। बाकी 85 लाख इन्वेस्ट मत कीजिए, यू इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस। ओके। तो क्योंकि हाउसिंग में अगर आप पैसा बनाना है तो आप लेवरेज लेना ही पड़ेगा। तो लगता है डेट इज नॉट सच अ बैड थिंग। लोगों को भागना नहीं चाहिए। इट कैन एक्चुअली वर्क टू योर एडवांटेज अगर हम स्मार्ट तरीके से करें तो। एब्सोल्युटली। सी, अब बिना लेवरेज आप ग्रो नहीं कर सकते। कौन सी भी, अब एक कंपनी भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये डेट बेस्ड ग्रोथ स्टोरी से पूरा। अगर मेरा एस्पिरेशन है, मेरा सपना है कि नहीं, मेरे को तो Tier 1 सिटी में ही घर खरीदना है, तो इन दैट केस मेरा बजट क्या होना चाहिए रियलिस्टिकली? देखिए, Tier 1 सिटी में अप्रोक्सीमेटली, मुंबई थोड़ा देर बाहर रखेंगे। मुंबई थोड़ा आउटलायर हो जाता है। आउटलायर है मुंबई में। आप रिसेंटली, वो तो सपना ही रह जाएगा। और वो सपना 109 ईयर्स का है। रिसेंटली पेपर में आया था, अच्छा? टाइम्स ऑफ इंडिया में। मुंबई में अगर आप घर खरीदना है, एवरेज पर्सन को 109 ईयर्स का तनख्वाह लगेगा। 109 ईयर्स, मतलब आप घर नहीं खरीद सकते। अगर मुंबई को बाहर रखेंगे तो हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई और गुड़गांव, ये एरियाज NCR एरियाज में लगभग 2 to 2.5 करोड़ अच्छा बजट। मतलब आपका हाउस होल्ड इनकम मतलब वाइफ और हस्बैंड का इनकम दोनों मिला के अराउंड 36 to 42 लाख रहना चाहिए। जो आपका टैक्स कट होने के बाद, वो जो मेट्रिक मैंने बताया था ना, 1/3 ऑफ योर नेट इनकम ओनली शुड बी पुट इन हाउसिंग। उसके हिसाब से रफली अराउंड 36 लाख to 42 लाख, मतलब एक आदमी 2 लाख पर मंथ कमाना है। पुणे में स्लाइटली 1.5 में भी अच्छा बजट मिल जाएगा। लेट्स से आई एम कन्विंस्ड एंड मुझे घर खरीदना है, बिल्डर से मैं कितना निगोशिएट कर सकती हूँ? अब आप ये बिल्डर से पूछ रहे हैं। एंड किन चीज़ों पे हम निगोशिएट कर सकते हैं? रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इधर भी होता है। जब बिल्डर बोल रहा है 100 रुपए का घर है,
राइट. इफ यू आर नेगोशिएट, इफ द बिल्डर इज ऑल्सो गिविंग आपको मोर देन 20-25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑल रेड फ्लैग होना चाहिए. क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है कि लैंड का कॉस्ट फिक्स्ड है, एक्स कॉस्ट, देन बनाने का कॉस्ट, ये पूरा मिला के जब कॉस्ट बनता है ना, ये थोड़ी ना कि इफ आई सेल एट लोअर कॉस्ट मेरा कॉस्ट कम नहीं होता है. तो आइडियली नेगोशिएशन के लिए 5 to 6% से ज़्यादा इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग. 5 to 6%? 5 to 6 मतलब 10,000 पर स्क्वायर फुट का बिल्डर बोल रहा है, तो आपको मैक्सिमम 10% तक नेगोशिएट करना है, मैक्सिमम. अरे वो तो बहुत कम है, मुझे तो लगा 25% इज ओके, बट आप कह रहे हो रेड फ्लैग है वो. हाँ, क्यों रेड फ्लैग? क्योंकि अगर एक बिल्डर ऑपरेट कर रहा है ना, लेट मी टेल यू द बिल्डर ऑपरेशन साइड, लगभग हमको लैंड का खर्चा, राइट, 20% ऑफ द प्रोजेक्ट का कॉस्ट लैंड का खर्चा है हमको. नेक्स्ट बनाने का, इंजीनियरिंग का एक्सपेंडिचर होगा हमको अराउंड, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो रहा है, लाइक लेट्स से आप हाई राइज बना रहे हैं, सो अराउंड 4,000 to 4,500 रुपीज़. फाइनेंस कॉस्ट 600 रुपीज़ एंड सैलरीज वो सब मिला के फिर 300 रुपीज़. सो 10,000 पर स्क्वायर फुट के ऊपर ये पकड़े तो 20% मतलब 2,000 गया मेरा लैंड कॉस्ट. 45% मतलब 4,500 गया मेरा बनाने वाला कॉस्ट. फाइनेंस का 600 मतलब 6% वो गया, 600 रुपीज़. Then 350 for marketing, 350 for salaries. All this combined, you're going to land up at 7,700. So 23% का मार्कअप है मेरा. Right. अगर आपको 25% दे दिया कि मैं थोड़ी ना कि आई विल ब्रेक इवन हो रहा है आपके लिए. ब्रेक इवन. सो व्हाई वुड आई डू अ सर्विस? सो व्हाट इज सेफ? सी आजकल बिल्डर भी बहुत कॉस्ट प्लस मॉडल पे आ गए हैं, लाइक मोस्ट ऑफ देम ऑपरेट अराउंड 15 to 18% वाला मार्जिन. तो उस कॉस्ट पे के ऊपर अब चले तो 2 करोड़ का फ्लैट में बिल्डर को लगभग 30 to 40 lakhs ही प्रॉफिट मिलता है. 30 to 35 lakhs. उसी है, वही है नंबर्स, 2-3% इधर इधर होगा. दैट्स इट. बिग बिलियन डे नहीं है. बिग बिलियन डे नहीं है दैट आई कैन सेल ऑफ माय प्रॉपर्टीज. ऐसा है, और ऐसा नहीं, मेरा कॉस्ट इंट्रिंसिक कॉस्ट ही होता है. सो ये तो हो गया कॉस्ट पे. और कोई चीज है जिस पे स्कोप है फॉर नेगोशिएशन या नहीं? दैट्स द एंड ऑफ द लाइन. नहीं, सी बिल्डर से मोर देन 5 to 6% नेगोशिएट नहीं करना है. नेक्स्ट अनदर थिंग इज, सी कैश भी नहीं देना है. कई तरह लोग भी क्या करते हैं, बिल्डर भी पूछते हैं, वो भी गलत है. लोग भी देते हैं, लोग भी प्रेशर करते हैं, वो भी गलत है. कस्टमर्स भी प्रेशर करते हैं, वो भी गलत है. सी कैश देना भी एक बड़ा रेड फ्लैग है. सी लोग क्यों कैश देते हैं और बिल्डर क्यों कैश पूछता है? ताकि टैक्स अवॉइड कर सकते हैं. बिल्डर इनकम टैक्स अवॉइड कर सकता है और कस्टमर जो है जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी अवॉइड कर सकते हैं. टैक्सेशन सेविंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो गलत है. दूसरा, उससे क्या होता है ना, अगर मैं एज अ बिल्डर आपसे कैश में ले लिया पैसा, वो पैसा कभी भी मैं आपका घर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कैश रिवर्स सिस्टम में नहीं लगा सकता हूँ. क्योंकि मैं कैश सिस्टम में लगाया, मैं वो कैश लेके क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर को देना है, वेंडर को देना है, राइट. कॉन्ट्रैक्टर को जब मैं वो कैश देता हूँ, मेरा फाइनेंस वाले को पता होगा, पूरा सप्लाई चेन जो भी बंदे मेरा कंपनी में काम करते हैं उनको पता होगा ना कि अरे इतना कैश लिया. वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना. तो इसलिए कई तरह लोग क्या करते हैं, वो कैश बिल्डर, वो कैश आया तो वो कैश से कई और लैंड खरीद लेते हैं. एक हाथ से लिया, एक हाथ से गया बाहर. तो आपका घर खरीदने के लिए कम पैसे पड़ेंगे, तो नेचुरली स्ट्रेस आएगा ना. मैं बहुत बार जब मैंने इन्वेस्टर से और अपार्टमेंट बायर से बात करा मेरा करियर में, जहाँ भी जिन लोगों से मैं देखा कि ज़्यादातर वो लोग 20% एंड अबव कैश में दिया है पैसा, राइट, वो सब ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट अटक गए. अच्छा. हाँ, वो रिस्क होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि ब्लैक मनी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है. सही है. उसका क्या इम्पैक्ट होता है रियल एस्टेट मार्केट? देखिए, 2-3 चीज़ होता है. पहले तो ब्लैक मनी से एक प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रॉपर्टी हैंडओवर टाइमलाइंस थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है उसमें, क्योंकि पैसा प्रोजेक्ट से बाहर जा रहा है. वो एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, अगर जब वो प्रोजेक्ट स्ट्रेस में आ गया और टाइमलाइंस बहुत डिले हो गया है, जब आप कस्टमर जाके कोर्ट में केस भी डाले तो उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि पैसा कैश देना भी गलत है. थोड़ी ना कि बिल्डर का ही मिस्टेक है, कस्टमर का भी मिस्टेक है. क्यों दे रहे भाई? नहीं देना. आप भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना. तो जब आप कुछ प्रोजेक्ट का कुछ बहुत ज़्यादा डिले हो गया, जब आप कोर्ट में केस डालने के लिए जाते हैं, तब कोई भी आपका कैश रिकॉग्नाइज नहीं करता है. और रिकॉग्नाइज करे तो आप भी आपके ऊपर भी केस गिरेगा ना. You're disincentivized to even disclose कि आपने कैश दिया है. Exactly. If you say that I've given this much cash, आप भी फंसोगे. You will also get stuck up. And next, taxation avoidance नहीं करना चाहिए. And next ये भी है ना कि कैश से क्या होता है, प्रॉपर्टी प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट भी होते हैं. आप एक बिल्डर है, मैं एक बिल्डर हूँ, मेरे पास ज़्यादा कैश है क्योंकि मैंने टैक्स नहीं भरा उस कैश पे, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है. राइट. मतलब मैं लैंड को और पैसा लगा के खरीद सकता हूँ. लैंड का कॉस्ट और बढ़ा दिया, मतलब मेरा पर सेफ्टी प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा ना उसके लिए. सो कैश का इन्वॉल्वमेंट से आर्टिफिशियली प्राइसेस भी शूट अप होते हैं. ओह, ये तो मैंने सोचा नहीं था. एक बड़ा प्रॉब्लम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
एंड ओजी फैक्टर जो हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, विच इज वास्तु, राइट? क्या लोग वास्तु में अभी तक बिलीव करते हैं, एंड आपके एक्सपीरियंस में ये रियल एस्टेट मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? देखिए, मैंने सुना है नॉर्थ में उतना लोग वास्तु को नहीं देखते हैं, एनसीआर वो रीजन्स में। बैंगलोर में पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब हमारा तेलुगु बिल्डर और तेलुगु लोग बहुत ज़्यादा है उधर, उससे बहुत बढ़ गया है बोल के मैंने सुना है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम है इसमें कितना सच है, लेकिन मैंने सुना है वास्तु का प्रेफरेंस तेलुगु कस्टमर्स और तेलुगु बिल्डर्स में बहुत ज़्यादा है। हम बिना वास्तु कुछ भी नहीं बना। लाइक हैदराबाद में क्या है, ईस्ट फेसिंग प्राइम लाइक हाईएस्ट डिमांड रहता है, देन कम्स नॉर्थ, देन कम्स वेस्ट, लास्ट इज साउथ। साउथ का अपार्टमेंट आप हैदराबाद, पूरा हैदराबाद में एक भी नहीं देखेंगे। एक भी अपार्टमेंट साउथ में नहीं। अगर आप चेन्नई गए तो साउथ नंबर 1 प्रेफरेंस है। ओ, वहाँ उल्टा चलता है। वहाँ उल्टा चलता है। अरे वाह। तो वास्तु जिस सिटी पे आप बना रहे हो वो कंज्यूमर को ध्यान करके रखना पड़ेगा। एक तो ऐसा भी रूल्स है हैदराबाद में कि कमोड का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होना चाहिए। ये थोड़ा हाइट्स है, हाइट्स ऑफ यू नो, या उससे तो क्या ही चेंज होगा। इट डजंट चेंज। So when we give east-west commode direction, people don't buy it. Oh wow. Maybe I think they'll have some gut problems or I don't know what. ये तो TMI रीजन में पहुंच गए हम। Information I didn't know I wanted to know. I understand. आपका बैकग्राउंड रियल एस्टेट में तो रहा ही है, मतलब जनरेशनली आप इस फील्ड में हैं। तो हमने भी ग्रोइंग अप वो स्टोरी सुने अपने दादाजी से कि उन्होंने ज़मीन 1 लाख रुपए में खरीदी, उन्होंने उस वक्त बेच दिया, एंड अब ये करोड़ों का हो गया है। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है? एंड आज की मार्केट में ये जो 16-17% कैगर का हम पहले सुनते थे, अब अचीवेबल है क्या? आजकल इसका चांसेस होना बहुत कम है। अगर ये मेरे लाइफ में हुआ था, हुआ था ना। मेरे पिताजी 2004 में हैदराबाद के आसपास एक लैंड खरीदा था, 100 एकर्स खरीदा था। 1 एकड़ अराउंड 60,000 to 1 लाख रेंज पे एक्वायर करते आए। और अब रिसेंटली हमने उसमें एक 5% लैंड भेजा, 1 एकड़ 5 करोड़ को। मतलब 20 ईयर्स में 500x रिटर्न आया है। 500 times। 500x रिटर्न आया, तो आई एम बेनिफिशियर ऑफ दैट। बट सोचिए कि ये क्यों आ रहा है, लाइक कैसे हम प्लान करें ऐसा रिटर्न मिल सकता है। देखिए ये, और इवन सोच के चलेंगे 100 times in 20 years, दैट्स ऑल्सो ह्यूज रिटर्न ना। 500 times in 20 years थोड़ा रेयर होता है ये। अब मेरे हिसाब से साउथ के इकोनॉमी में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखिए, जब उन्होंने 1 लाख को खरीदा, उनको 1 लाख को क्यों मिला? क्योंकि वो सिटी सेंटर से लगभग 60 किलोमीटर दूर था उस समय जब उन्होंने खरीदा था। नेक्स्ट, उस गांव में ज़्यादातर रोड नहीं थे, कच्चा रोड थे, और उधर ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल ऑप्शन था, और उधर कुछ भी नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स, सिटी सेंटर से जो डिस्टेंस था पहले 60-70 किलोमीटर्स, अब वो आ गया 30 किलोमीटर्स। मतलब सिटी उसी डायरेक्शन में ग्रो हुआ। बिकॉज सिटी उसी डायरेक्शन में ग्रो हुआ, जो कच्चा रोड था बड़ा बड़ा रोड बन गया। अब 4 लेन रोड भी बन रहा है, हाईवे का काम चल रहा है उधर। उसी एरिया में एक 20 किलोमीटर के आगे एक इंडस्ट्रियल लेआउट बना, जहाँ कंपनी से आके फैक्ट्रीज लगाया। तो जब भी आपका इकॉनमी इंडस्ट्रियलाइज होगा तब ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी अगर आप पूछेंगे तो हैदराबाद के आसपास तेलंगाना में ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि तेलंगाना फेयरली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, तमिलनाडु कर्नाटका फेयरली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज। ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपको नॉर्थ में ज्यादातर मिलेंगे। ज्यादातर नॉर्थ में कहाँ, मुझे बताओ? बिहार, पटना, ये एरियाज में आपको मिलेंगे। लाइक यूपी एक क्लासिक केस है जहाँ आपको ऐसा ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी पर कैपिटा इज सम 1 लाख रुपीज। इंडिया एवरेज अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर कैपिटा, GDP per capita। यूपी का कुछ 80,000 to 1 लाख रुपीस है। मतलब यूपी इज अ पुअर स्टेट, बट ग्रोथ रेट अब बहुत ज़्यादा है लास्ट 5-10 ईयर्स से। बिहार में भी आपका क्या है, पर कैपिटा लो है लेकिन ग्रोथ रेट कम है। प्रीरेक्विजिट होना चाहिए कि ग्रोथ भी हो रही है उस देश। पुअर इकोनॉमी ग्रोइंग फास्टर, उधर मिलेंगे आपको। रिच इकोनॉमी ग्रोइंग फास्टर पे नहीं मिलेगा। तेलंगाना इज द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री पर कैपिटा वाइज, कीपिंग असाइड स्मॉल थिंग्स लाइक गोवा एंड सिक्किम। तेलंगाना इज द रिचेस्ट इन द कंट्री, 3,78,000 रुपीज पर कैपिटा। तो यहाँ पे आपको अब मेरा जनरेशन जाके ऐसा इधर करना, मेरा पापा की तरह इन्वेस्टमेंट इधर करना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, दूसरा स्टेट्स को मिल सकता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.